students, I Bhagishri Goswami from Hygiene Group of Institution Lucknow. Today we will discuss about the diuretics. आज हम डिस्कस करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में. Contents are introduction, uses, classification, carbonic anhydrase inhibitors, mechanism of action, SAR, drug structure and synthesis of acetazolamide, synthesis, uses and adverse effect. ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायूरेटिक. डायूरेटिक होते क्या है? एक्चुअली डायूरेटिक जो है कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो उसको हम बोलते हैं कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी को जो बढ़ा देते हैं उनको हम डायूरेटिक्स बोलते हैं. These are the drugs that promotes the excretion of sodium or chlorine ion or carbonate ions and water from the body, resulting in an increase in urine flow. जो डायूरेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कि बॉडी से क्या हो, सोडियम बाहर निकल जाए या क्लोरीन, और जो कार्बोनेट आयंस होते हैं और जो वाटर होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाए, और जो क्या करते हैं, यूरिन का जो फ्लो होता है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं जिससे यूरिन बार बार जाना होता है. फिर उसके बाद आल्सो एक्ट बाय डिक्रीजिंग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. ये क्या होते हैं, ये ज़्यादातर मतलब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. ये होते हैं डायूरेटिक्स. उसके बाद है there are 4 major sites along the nephron that are responsible for reabsorption. Site first is proximal convoluted tubule, site second ascending loop of Henle, site 3 distal convoluted tubules, site 4 late distal tubule and collecting tubule. Actually जो ये जो डायूरेटिक्स होते हैं वो किडनी पे वर्क करते हैं, किडनी की भी नेफ्रॉन साइड पे. नेफ्रॉन जो होती हैं उस यूनिट पे क्या करते हैं, ये काम करते हैं. तो इनकी 4 मेजर साइट्स होती हैं जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है. तो साइट फर्स्ट जो होती है उसको पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं. सो साइट सेकेंड होती है उसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं. और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे डीसीटी बोलते हैं. और फिर लास्ट में जो फोर्थ वाली होती है उसको डिस्टल लेट डिस्टल ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट्स बोलते हैं. तो ये जो है ये नेफ्रॉन है जिसमें ग्लोमेरुलर होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स लेट. तो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये सारे कहाँ होते हैं, इन पे क्या करते हैं, सारी की सारी जो डायूरेटिक्स ड्रग होती हैं वो जाके काम करती हैं. कि अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से कलर से क्या किया है, उनको शो किया गया है कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है. लाइक वॉयलेट कलर जो है वो सेगमेंट के नेम है, जैसे पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, डीसीटी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स हो गए. उसके बाद है जो लाइट पिंक कलर में है डायूरेटिक नेम है, जैसे ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक जिसमेरिटॉल, और उसके बाद थायासाइड्स हैं, और ऑस्मोटिक, पोटेशियम के स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ये सारे क्या हैं जिनको पिंक, लाइट पिंक में है वो डायूरेटिक के नेम है. और जो रेड कलर में एरोज में लगे हैं वो क्या है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, पोटेशियम का हो रहा है, वाटर का हो रहा है, कार्बोनाइट का हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है, अमाइनो एसिड्स का हो रहा है. तो ये सारे क्या है, ये रीअब्जॉर्प्शन है. और जो ग्रीन कलर में है वो सिक्रीशन है कि यहाँ से कौन सा सीक्रीट होता है. जैसे जहाँ पे ग्रीन कलर जहाँ पे फर्स्ट है, ये जहाँ पे फर्स्ट है क्रिएटिनिन एंटीबायोटिक्स और डायूरेटिक यूरिक एसिड, ये यहाँ से क्या होते हैं, सीक्रेट आउट होते हैं. उसके बाद है ब्लू कलर जो है जिसमें परसेंटेज दिख रखा है कि ये कितने परसेंट में क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब होते हैं. उसके बाद है हार्मोन इन ऑरेंज, कि अब जो ऑरेंज कलर में जैसे हार्मोन, जैसे पीटीएच लिखा हुआ है, एल्डोस्टेरोन लिखा हुआ है, एडीएच लिखा है, ये क्या है, सारे के सारे हार्मोन्स हैं. तो ये पूरा नेफ्रॉन पे ही वर्क करते हैं, जितने डायूरेटिक्स होंगे वो नेफ्रॉन पे काम करेंगे. उसके बाद है इनकी यूजेस, मतलब डायूरेटिक्स की यूजेस. टू प्रिवेंट एन एलिवेटिव इडिमा एंड एसिटाइज
तो इडीमास पे ये ज़्यादा काम करते हैं। आल्सो यूज इन हाइपरटेंशन, डायबिटीज इंसिपिडस, रीनल कैलिकुलाई, हाइपोकैलिसीमिया, एक्यूट रीनल फेलियर एंड नेफ्रेटिक सिंड्रोम। कि ज़्यादातर ये क्या हाइपरटेंशन पे भी काम करते हैं, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज़ में, रीनल कैलिकुलाई या हाइपोकैलिमिया जिसको हो जाता है, मतलब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, या कहीं पे भी एक्यूट रीनल फेलियर होता है, वहाँ पे कोई और भी नेफ्रेटिक सिंड्रोम, जैसे नेफ्रॉन्स पे कोई सिंड्रोम हो रहे हैं, वहाँ पे इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। स्पेशलाइज्ड यूज इन ग्लूकोमा, एंजाइना सिंड्रोम, एपिलेप्सी, माइग्रेन, प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन कंडीशन। ये ज़्यादातर जो होते हैं वो ग्लूकोमा में, एंजाइनल जो सिंड्रोम होता है उसमें, एपिलेप्सी या फिर माइग्रेन। ग्लूकोमा जो होता है वो आइज में होता है। एंजाइनल सिंड्रोम हमने एंटी एंजाइना में पढ़ा है, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। एपिलेप्सी में जो मिर्गी के दौरे बोलते हैं उसमें। माइग्रेन जिसको मतलब हाफ पोर्शन जो हेड का जो होता है वो दर्द होता है, उसे हम माइग्रेन बोलते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन कंडीशंस में भी इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब इसके क्लासिफिकेशन है, इसको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जिसमें है मैनिटॉल, ग्लिसरॉल, आइसोसोर्बाइड और यूरिया। फिर है कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर, जिसमें एसिटाजोलामाइड, मीथाजोलामाइड और डाइक्लोरोफेनामाइड। फिर इसके बाद है लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स में फ्यूरोसमाइड, ब्यूमेटानाइड, एथाक्राइनिक एसिड। मिसलेनियस में है इंडिपामाइड, क्लोरथेरिडोन, मिटालजोन। फिर है थायाजाइड डेरिवेटिव, जिसमें है क्लोरथायाजाइड एंड एनालॉग्स, जिसमें क्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड एनालॉग्स में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड, साइक्लोथायाजाइड और पॉलीथायाजाइड। उसके बाद है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जिसमें अमीलोराइड, स्पाइरोलैक्टोन और ट्राइमेट्रिन। ये जो है, ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है ये डायूरेटिक्स का है। तो हम फिर से देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, सेकंड है कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर, लूप डायरेटिक्स, मिसलेनियस उसमें, और फिर थायाजाइड है जिसमें 2 क्लासेस हैं, क्लोरथायाजाइड एंड इट्स एनालॉग, और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड इट्स एनालॉग, और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। आज हम जो पढ़ेंगे वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होते हैं वो एक एंजाइम्स होते हैं, जिसमें ये क्या होते हैं, माइल्ड डायूरेटिक्स होते हैं, मतलब इनका नेचर माइल्ड होता है। माइल्ड डायूरेटिक्स हो गए। फिर है डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ यूरिन, ये क्या करते हैं, एसिडिटी को कम कर देते हैं। फिर उसके बाद है ये एक्ट ऑन साइट फर्स्ट, मतलब प्रॉक्सिमल टिब्यूल पे क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। फिर उसके बाद है डिराइव फ्रॉम सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल। ये कहाँ से हमें मिलते हैं कि सल्फोनामाइड जो एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं वहाँ से हमें इनको मतलब सिंथेसाइज किए जाए, वहाँ से हमें ये जो कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। दे हैव अनसब्स्टिट्यूटेड सल्फोमाइल ग्रुप। इनमें क्या होता है, अनसब्स्टिट्यूटेड सल्फोमाइल ग्रुप होता है। Some carbonic anhydrase inhibitor have a heterocyclic ring and some have benzene ring attached to the sulfonyl ring. कुछ कार्बोनिक जो एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होते हैं उनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होते हैं जो क्या होते हैं, सल्फोमाइल रिंग के साथ अटैच होते हैं। Accordingly, carbonic anhydrase inhibitors have been divided into 2 groups. इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है सिंपल हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड और दूसरा है मेटा डाइसल्फोमाइड बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होते हैं वो ज्यादातर रीनल कॉर्टेक्स पे, आईज पे, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रिक म्यूकोसा या फिर पेनक्रियास पे क्या होते हैं, मतलब अवेलेबल होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एक्चुअली हमने सबसे पहले देखा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो क्या है, एक तरह का एंजाइम है। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये कैटलाइज मतलब जो होता है रिवर्सिबल हाइड्रेशन करते हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और उसमें किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोनिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने देखा CO2 + H2O gives and takes H+ and कार्बोनिक
तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे वर्क करते हैं। और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे देख रहे हैं कि ट्यूबुलर ल्यूमेन है और ब्लड है। तो ये ट्यूबुलर ल्यूमेन से वाटर ब्लड में जा रहा है, क्लोरीन का रिअब्जॉर्प्शन हो रहा है, पोटेशियम का हो रहा है, सोडियम का हो रहा है। तो कार्बोनेट जो आयन है, जो कार्बोनेट आयन और H+ आयन है, जो कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर क्या कर रहे हैं, CO2 कार्बोनिक एनहाइड्राइड, फिर वो कन्वर्ट हो रहे हैं कार्बोनेट आयन में। ठीक है, इसी तरीके से इनका वर्क चलता है। ये एक्सचेंज करते रहते हैं, मतलब इनमें एक्सचेंज हो रहा है क्लोरीन का, पोटेशियम का, सोडियम का। इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है, इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम एट द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये हमने पहले ही पढ़ा कि ये क्या करते हैं कि ये जो प्रॉक्सिमल जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं वहां पे कार्बोनिक एनहाइड्राइड जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। फिर है कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ carbonate and H+ from the H2O and CO2। ये क्या कहना चाह रहा है, जो कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स होते हैं वो कैटेलाइज कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, मतलब कार्बोनेट आयन और H+ आयन में, और वो भी वाटर मॉलिक्यूल और CO2 से। ठीक है, उसके बाद है इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स डिक्रीजेस इन ट्यूब्यूल ल्यूमेन। जो क्या होता है, जो H+ आयन जो होते हैं वो ट्यूबुल आयन में क्या होते थे, डिक्रीज हो जाते हैं। लेस H+ फॉर सोडियम एंड H+ एक्सचेंज। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोजन और सोडियम जो उसके एक्सचेंज को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इंक्रीज ल्यूमेन सोडियम और इंक्रीज वाटर रिटेंशन। ये क्या करते हैं, सोडियम जो ल्यूमेन मतलब ल्यूमेन में क्या करते हैं, सोडियम को इंक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज कर देंगे वाटर रिटेंशन को। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद हम SARs की बात करते हैं। तो SARs में हमने देखा था कि जो कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स होते हैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है जो हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड होते हैं, और जो दूसरे जो सल्फोमाइड मॉइटी के साथ अटैच होते हैं। तो सबसे पहले हम SAR इन्वॉल्विंग सिंपल हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड, हम सिंपल जो हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड्स होते हैं उनके बारे में SAR देखते हैं। एसिटाजोलामाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ दिस ग्रुप। जो एसिटाजोलामाइड होता है वो सबसे ज्यादा कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर्स में यूज किया जाता है। एसिटाजोलामाइड, याद रिमेंबर एसिटाजोलामाइड। सबसे फर्स्ट हम इसमें SAR में पढ़ेंगे, द सल्फोमाइल ग्रुप इज असेंशियल फॉर एक्टिविटी। जो इसका जो सल्फोमाइल ग्रुप है वो एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। द सल्फोमाइल नाइट्रोजन एटम मस्ट बी अनसब्स्टिट्यूटेड। जो सल्फोमाइल नाइट्रोजन है वो क्या है, वो अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। फिर उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑन वन ऑफ द रिंग नाइट्रोजन रिटेन्स कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटरी एक्टिविटी लाइक मिथाजोलामाइड। अब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन मिथाइल ग्रुप ऑन द नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन की रिंग है उस पे हमने क्या किया है कि उसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया है। मतलब मिथाइल जो नाइट्रोजन हम रिंग देख रहे हैं मिथाजोलामाइड में, उनकी क्या किया गया है, हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया मिथाइल ग्रुप का। तो जो कार्बोनिक एनहाइड्राइड जो इनहिबिटरी एक्टिविटी है वो रिटेन हो गई है, मतलब रिटेन मतलब रह गई है, मतलब। उसके बाद है कि मिथाजोलामाइड, तो हमने देखा कार्बोनिक एनहाइड्राइड में एसिटाजोलामाइड और मिथाजोलामाइड होता है। द मॉइटी टू विच द सल्फोनामाइल ग्रुप इज अटैच्ड मस्ट पॉजेस एरोमेटिक कैरेक्टर। अब जो मॉइटी जो है, जो सल्फोनामाइल ग्रुप के साथ अटैच है, मतलब कोई भी मॉइटी हमने जो लगाई है सल्फोमाइल ग्रुप के साथ में, तो वो क्या होनी चाहिए, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करनी चाहिए। उसके बाद है, अब दूसरी हमने क्लास पढ़ी थी SAR स्टडीज इन्वॉल्विंग मेटाडाई सल्फोमाइल बेंजीन्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमने दो हमारी ड्रग्स हैं। सबसे फर्स्ट है 1,3 डाइसल्फोमाइल, ठीक है, सल्फोमाइल बेंजीन सॉरी। और उसके बाद है कि क्लोरोफेनामाइड, डाइक्लोरोफेनामाइड। तो द पेरेंट 1,3 डाइसल्फोमाइल बेंजीन इज इनएक्टिव बट सब्स्टिट्यूटेड एनालॉग हैव डायूरेटिक्स। जो मतलब जो पेरेंट जो है 1,3 डाइसल्फोमाइल बेंजीन जो है वो इनएक्टिव होती है,
लेकिन उनके अगर सब्स्टिट्यूटेड एनालॉग हैं तो वो क्या करेंगे, अपनी डायूरेटिक एक्टिविटी शो करेंगे। फिर उसके बाद है मैक्सिमम डायूरेटिक एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द पोजीशन फॉर द सब्सट्रेट विद क्लोरीन, ब्रोमीन, CF3 और NO2। अगर हमें मैक्सिमम एक्टिविटी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें एक्टिविटी चाहिए, तो हमें क्या करना है, जो फोर्थ पोजीशन है उस पर सब्स्टिट्यूशन करना है। वो हमें क्या करना है, या तो क्लोरीन से करो या ब्रोमीन से या CF3 से या फिर NO2 से करो, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी शो होगी। उसके बाद है N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोमाइल मोइटी एट पोजीशन 3 इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। अब थर्ड पोजीशन पे देखिए कि जो थर्ड पोजीशन पे अगर हमको सल्फोमाइल मोइटी लगा रहे हैं तो वो बहुत ही ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए, कि मतलब एक्टिविटी वहाँ पे शो होगी। अगर हमने थर्ड पोजीशन पे सल्फोमाइल एक्टिविटी लगाई है, वो बहुत ही ज़रूरी है डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए। रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फोमाइल मोइटी एट पोजीशन फर्स्ट। अगर हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं सल्फोमाइल मोइटी का फर्स्ट पोजीशन पे विद एन इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप, कोई अगर इलेक्ट्रोफिलिक अगर हम ग्रुप लगा रहे हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाएंगे, तो वो क्या होगा, कार्बोनेट एनहाइड्रेट जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें फर्स्ट पोजीशन पे याद रखना है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप अटैच नहीं करना है। उसके बाद इसकी ड्रग स्ट्रक्चर है एसिटाजोलामाइड की। अब हम इसकी सिंथेसिस के बारे में देखते हैं। इसकी जो सिंथेसिस है, मतलब कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है हम वो क्या लेंगे, थायोसाइनाइड लेंगे। थायोसाइनाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और वो किससे रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो हमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो 1,2-bis थायोकार्बोमाइल हाइड्रोजाइड मिल जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, उससे फॉस्जीन से कराएंगे। अगर हमने फॉस्जीन से कराई है तो वो क्या करेगा, एक रीअरेंजमेंट में चला जाएगा, जैसे हमने देखा रीअरेंजमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद में हमने ठीक है, फिर हमने फर्दर रिएक्शन कराई, फिर फर्दर हमने जब रिएक्शन कराई असाइलेशन कराया हमने, तो हमें क्या मिला कि फिर हमने सॉरी फॉस्जीन से हम स्टार्ट करते हैं। हमने फॉस्जीन से कराई तो वहाँ पे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ और क्या हो गया कि अमोनिया का लॉस हो गया है और हमें 5-amino 2 मरकेप्टो 1,3-4 थायाजोल मिल गया है। फिर हमने इसका असाइलेशन कराया। असाइलेशन कराने पे क्या हुआ, हमें 5-amino 2 मरकेप्टो 1,3-4 थायडाजोल मिल गया। फिर हमने इसकी फर्दर रिएक्शन कराई है। फर्दर जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें फोर्थ वाला कंपाउंड हमने मिल गया और हमने फाइनल जो हमने स्टेप, मतलब हम जो कर रहे हैं वो हमने क्या किया है, अमाइनो से हमने क्या कराया है, इसका ट्रीटमेंट कराया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हमने इसकी रिएक्शन कराई है और हमें क्या लास्ट में मिल गया है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया है। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है, सिंथेसिस है, सॉरी। यहाँ पे सिंथेसिस की समरी लिखी हुई है। स्टार्टिंग रिएक्शन अकर्स इन बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रेट एंड अमोनियम थायोसाइनाइड दैट प्रोड्यूस 1,2-bis हाइड्रोजीन। ठीक है, यही है कि सबसे स्टार्टिंग जो रिएक्शन होगी वो हाइड्रोजन हाइड्रेट और अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ होगी और जो क्या बना देगा, 1,2-bis हाइड्रोजीन बना देगा। अब if it's on further treatment with phosgene undergo rearrangement। अब phosgene के साथ अगर हम रिएक्शन कराते तो वो क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट में चला जाएगा। रीअरेंजमेंट होगा पर्टिकुलरली मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट थ्रू लॉस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का लॉस हो जाएगा टू फॉर्म 5-amino 2 मरकेप्टो 1,3-4 थाया डायजोल, ये हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद है अपॉन असाइलेशन ऑफ 5-amino 2 का मरकेप्टो 1,3-4 थायाडाजोल will give a corresponding amide which an on oxidation which gives with aqueous chlorine efforts to the 2-sulfonyl chloride। ये हमने रिएक्शन में हमने पढ़ लिया है कि जो असाइलेशन के बाद में फिर वो अमाइड उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, 2-sulfonyl chlorine मिल जाएगा। और जो फाइनल स्टेप होगा वो हमें क्या करना है, अमोनिया के साथ करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या अमाइडेशन हो गया और फिर हमें क्या मिल गया, फाइनल हमारा प्रोडक्ट मिल गया। अब इसकी यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट है।
इसके यूजेस हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, इनको ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। ग्लूकोमा क्या होता है, ये आईज में होता है, तो ये आईज की डिजीज है कि वहाँ पे यूज किया जाता है। रिड्यूस द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है मतलब एज ए ग्लूकोमा में होता है कि वहाँ पे जो प्रेशर बढ़ जाता है आईज के अंदर, उसको कम करने के लिए मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स को यूज किया जाता है। इडीमास में यूज किया जाता है, एपिलेप्सी में और मेटाबॉलिक एल्कोसिस में इनको यूज किया जाता है। इनके एडवर्स इफेक्ट है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, एलर्जिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, या एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे इनके एडवर्स इफेक्ट हैं और इनके यूजेस हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आया हो। यहाँ पे हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स खत्म किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डायूरेटिक्स की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।